आपका स्मार्ट क्लासेस बाय एसी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए 2020 के सामान्य हिंदी के यूपी बोर्ड के पेपर लाए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप घर बैठे ही इन सभी चीज़ों की तैयारी करते रहें, क्योंकि आज इतनी महामारी फैल चुकी है कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यही हम लोगों ने क्या किया कि हम आपके लिए ऐसी ऐसी सुविधाओं का उपयोग प्रबंध करते रहें। हम आपके लिए लाए हैं सामान्य हिंदी का पेपर। आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि समय तो 3 घंटे 15 मिनट लगता है। पूर्णांक 100 नंबर का होता है और इसमें 15 मिनट विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसमें देखिए खंड क में पहला प्रश्न है कि इसका क नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति। दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति पृथ्वी पुत्र है। दोस्तों आप जानते होंगे कि पुनर्नवा भी वासुदेव शरण अग्रवाल ने ही लिखा है। अधिक से अधिक दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जब भी ऑप्शन में अगर कभी भी आए कि पुनर्नवा और उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हों तो दोस्तों पुनर्नवा हमेशा हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए ही दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरा नंबर प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक। प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं सदाचार का ताबीज, साहित्य का श्रेय प्रेम, मेरे विचार, मंथन। दोस्तों मेरे विचार प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं इसके। दोस्तों ग नंबर देखते हैं यशपाल कृति सिंहावलोकन रचना की विधा है। दोस्तों यह एक आत्मकथा है। घ नंबर दोस्तों निराला की साहित्य साधना के लेखक। अंगन नंबर देखते हैं दोस्तों आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और दोस्तों आपको बता दें हरिशंकर परसाई जी लेखक हैं आपके वो सदाचार का ताबीज। दोस्तों हरिशंकर जी हैं सदाचार का ताबीज। ठीक है दोस्तों, आइए हम अब पद्य के विषय में चलते हैं। पद्य के विषय में दूसरे नंबर पे क है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। दोस्तों सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक साथ में करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और हमें कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको दोस्तों इसके विषय में और भी विस्तृत जानकारियाँ अलग से भी चाहिए तो आप हमें कह सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी इस वीडियो के चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। दोस्तों ख नंबर देखते हैं नई कविता युग की रचना है। दोस्तों नई कविता युग की रचना यामा है। दोस्तों ग नंबर प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। कभी कभी दोस्तों सभी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि तार सप्तक द्वितीय तार सप्तक तृतीय तार सप्तक कैसे हम समझें। दोस्तों इतना याद रख लीजिए कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में है। दोस्तों फिर द्वितीय तार सप्तक 1951 में हुआ। दोस्तों तृतीय तार सप्तक 1959 में हुआ। दोस्तों इन तीनों में 8 साल का अंतर होता है। 8 साल का अंतर है। दोस्तों बस एक याद करिए और 8 साल को जोड़ते चले जाइए, आप द्वितीय तृतीय को पाते चले जाएंगे। दोस्तों आइए हम घर नंबर देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। दोस्तों ये कवि वचन सुधा है। सरस्वती प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। सॉरी दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र द्वारा है। आइए हम अंग नंबर देखते हैं। रिद्धि काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है। रिद्धि काल की दोस्तों तो ये है श्रृंगारिता। आइए दोस्तों हम देखते हैं तीसरे नंबर पे। दोस्तों तीसरे नंबर पे हमें पद्यांश दिए जाते गद्यांश दिए जाते हैं और उन पे हम क्या करते हैं उस पर लिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अर्थात दोस्तों इसमें गद्यांश दिए जाएंगे, आपसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे, आप इन प्रश्नों का सही से सही व्याख्या और उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। दोस्तों ये 10 नंबर का होता है और इसमें क्या होता है दोस्तों आपको इसमें पाठ का नाम अच्छे से और इसके लेखक के नाम अच्छे से याद होने चाहिए और आपको हिंदी अच्छे से लिखना आना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों चौथे नंबर में देखें तो दिया है दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों ये भी 10 नंबर का होता है। दोस्तों आपको बता दें कि पवन दूतिया एक ऐसा चैप्टर है पद्य में हिंदी सामान्य हिंदी बच्चों के लिए या साहित्य हिंदी जो भी पढ़ें बच्चे, पवन दूतिया एक ऐसा पाठ का नाम है जिससे अक्सर ही हर साल प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दोस्तों आइए, अगर लिखा है यहाँ पर, अगर हम इसका व्याख्या करें, आपको हम बता भी देते हैं। अगर दोस्तों इस व्याख्या से आप अगर अच्छे प्रश्न होते हैं, अच्छा आपको लगता है, तो आप हमें कमेंट में करिए। हम इस पवन द्योतिका के पूरे पाठ का व्याख्या आपको बताते रहेंगे अगले वीडियो में। बस आप कमेंट करिए हमें। लिखा है, मेरे प्यारे नवजलद से कंस नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। दोस्तों इसमें कहाँ है, इसमें राधा जी कृष्ण से विरह हो जाती है, अर्थात विरह का मतलब दोस्तों आप समझते होंगे वियोग, या वो कृष्ण अलग हो जाते हैं, वो मथुरा चले जाते हैं। तो वो दोस्तों क्या होता है, जो राधा होती है वो राजा वृषभानु की पुत्री होती है। तो अपने दो वो क्या कह रही है, वो पवन, उसका मतलब जो दूत होते हैं संदेश ले जाते हैं उन्हें दूत बोलते हैं, तो उसमें पवन दूतिका स्त्रीलिंग है यहाँ पर, ना कि दोस्तों पुल्लिंग। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। वो कह रही है, मेरे प्यारे नवजल से कंस नेत्र वाले। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो इसमें कहती हैं राधिका जी, क्या कहती हैं पवन दूतिका से कि हे पवन दूतिका, मेरे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण, नवजलद का मतलब होता है नए बादल के समान, कंज से नेत्र वाले यानी कमल से नेत्र वाले सुंदर हैं, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। वो मधुवन जो गए, अर्थात वो मथुरा जो गए, वहाँ पर जाने के बाद वो हमें भूल गए हैं और उन्होंने अपना कोई संदेशा भी नहीं भेजा और ना ही वहाँ से वापस आए। दोस्तों इसमें दो ही लाइन की व्याख्या करने के लिए कहा गया है, हम आपको चारों बता दे रहे हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। वो कहती हैं कि मैं उनके वियोग में, उनकी प्रेम के वियोग में मैं रो रो कर पागल हो रही हूँ। इसलिए हे पवन दूतिका, जाके मेरी सब दुखता श्याम को तू सुना दे। इसलिए हे पवन दूतिका, मैं तुझसे आग्रह करती हूँ कि तू जाके श्री कृष्ण को मेरी सब दुख कथाओं को श्याम को तू बता दे। दोस्तों इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इन प्रश्नों का अच्छे से अच्छे उत्तर देना होगा। आपको इसमें क्या, आपको पाठ का नाम और उसके कवि के नाम याद होने चाहिए। 5वां नंबर, आपको दोस्तों निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों हम आप यहाँ पर डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। ख नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरद गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी दिनकर। दोस्तों आपको हम एक चीज़ ऐसा बताएंगे कि आपको बस वही 3-4 परिचयों को याद या अच्छे से पढ़ना है और किसी को नहीं देखना है, क्योंकि दोस्तों कुछ अनुमान ऐसे होते हैं जो कि अच्छे हो जाते हैं। हम आपको ऐसे कुछ परिचयों को बताएंगे पद्य में और गद्य में भी, बस आप उन्हीं 3-4 को याद कर लीजिए या पढ़ लीजिए और रट डालिए या हो तो। और दोस्तों 6वां नंबर पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश है। दोस्तों हम इसमें भी आपको दो ऐसे चीज़ बताएंगे जो आपको पढ़ लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। दोस्तों पंचलाइट आप जानते ही हैं। और 7वां नंबर, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों आप इसमें आप दे सकते हैं रश्मि रथी खंडकाव्य का संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। और या इसमें अथवा पूछा जाता है रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कुंती का चरितांक कीजिए। दोस्तों आपको बस कमेंट में करिए कि हमें रश्मि रथी खंडकाव्य का कथानक पूरा चाहिए। तो दोस्तों विश्वास कीजिए कि आप जैसे ही कमेंट करेंगे हम आपके लिए वो वीडियो ला ही देंगे जो रश्मि रथी खंडकाव्य का कथानक आपको बता दें, क्योंकि हमें सब मालूम है और आपको ऐसी ट्रिक से बताएंगे जिससे हम जानते हैं कि आपको कैसा चाहिए। तो हम ऐसे ट्रिक से बताएंगे जिससे वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर जो खंड ख में है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या। दोस्तों इसमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। आपको संस्कृत में गद्यांश दे दिए जाएंगे, आपको उनका क्या होता है हिंदी में अनुवाद करना होता है। दोस्तों ये भी 7 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसमें हम चैप्टर बता देंगे, ऐसे ऐसे चैप्टर बताएंगे, बस आपको वही पढ़ना होगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे कहा गया है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणांच सुनिश्चितम। दोस्तों इसका मतलब होता है कि संस्कृत का साहित्य सरस है और इसका व्याकरण भी सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य वर्तते। दोस्तों इसका अर्थ होता है कि इसके गद्य पद्य और इसमें ललित भाव सामर्थ्य है और यह सुनने में अद्वितीय है। किम बहुना चरित्र निर्माण यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयस्य ददाति न तदृशी किंचिदियत। दोस्तों
इसका अर्थ होता है कि इसके विषय में और अधिक क्या कहा जाए। चरित्र निर्माण में जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य में मिलती है वैसी कहीं नहीं। दोस्तों वाङ्मय माने होता है साहित्य। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यथास्ति। मूलभूतों के मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है वैसी कहीं नहीं। दोस्तों आपको हम संस्कृत के भी अनुवाद को बताते रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिए कि आपको इस संस्कृत के अनुवाद चाहिए। बस दोस्तों हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों ये भी अथवा में दिया है, बौद्ध युग इस सिद्धांत व्यक्तित्व जीवन से अभ्युत्थान प्रयुक्तासन। दोस्तों बौद्ध युग में इस सिद्धांत का व्यक्तित्व जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होता था। दोस्तों और परमद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परम मध्य संयोग कारणानि विश्व बंधु से विश्व शांति से साधनानि सन्ति। परंतु आज यह सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग के लिए विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक सस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्री काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री सिद्धांतीकृत्य एवाभवत्। दोस्तों राष्ट्र नायक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता भी इसी पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई। यतो ही उपवति देशो बंधु निष्ठा। ये बौद्ध धर्म के उपाभव इस प्रकार हैं। ख नंबर में पद्यांश भी दिया जाता है, श्लोक दिया जाता है, जिसमें आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद किया जाता है। आपको संदर्भ बताना होता है, उसका अनुवाद हिंदी में करना होता है। जैसे दिया है कि व्यतिजति पदानंतम को अपि ते हेतु न खलु बहिरूपाधिम प्रत्यय संस्कृते विकसित ही पंतंग पुंडरीकम द्रवती च हिमाशुद्ध चंद्रकांतम। दोस्तों आपको हम बता दें कि यूपी बोर्ड में अगर आप हिंदी में फेल हो जाएंगे तो सब में फेल हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों 9वें प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग। जैसे हाथ कंगन का आरसी, आंखों का तारा होना, पानी पानी होना, सांवरे हरे न बादल सूखे। बस एक का करना है। जैसे हमने कह दिया आंखों का तारा होना, बहुत अधिक प्रिय होना है। जैसे कि हम कह दिए कि हम बेटा अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। पानी पानी होना, लज्जित होना। दोस्तों हम आपको हर चीज़ बताते रहेंगे। दोस्तों आइए हम संधि विच्छेद के विषय में 10वां प्रश्न है क नंबर में देखते हैं, जिसमें कह रहा है वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों इसका संधि विच्छेद वधूधन उत्सव होता है। दोस्तों स्वागतम का संधि विच्छेद सुधन आगतम होता है। नायका का नय धन अका होता है। दोस्तों आपको हम संधि विच्छेद की ऐसे ट्रिक दे देंगे कि आपको संधि विच्छेद याद नहीं करना है, बस आपको देखना है और आपको समझ जाना है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ लगे रहिए। दोस्तों निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन अनुसार क्या होगा। दोस्तों क्या है, सरिताम में विभक्ति और वचन है। दोस्तों विभक्ति और वचन है। आपको विभक्ति और वचन में तनिक भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको हम हर चीज़ आपको बताते रहेंगे। जैसे इसमें इसका सरिताम विभक्ति वचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का, और सरसमिना में विभक्ति वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। दोस्तों ये आपको कैसे मालूम हुआ, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। 11 प्रश्न देखते हैं। सदयुगों का सही अर्थ। अविराम अभिराम। अविराम दोस्तों मतलब होता है सुंदर और अभिराम का मतलब होता है आकर्षक। दोस्तों बात का अगर हम शब्द युग्मों का अर्थ देखें तो दोस्तों बात का मतलब हम लोग अक्सर जो बातचीत करते रहते हैं। वात माने दोस्तों जो हवा, वात उसे हवा बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं तो वार्ता और हवा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जैसे वर है दोस्तों, वर जानते हैं, दूल्हा हो गया, श्रेष्ठ व्यक्ति हो गया, आप जानते ही हैं। दोस्तों ग नंबर में देखें प्रश्नों को, तो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अर्थ करिए। दोस्तों जो ईश्वर में विश्वास रखता है, मतलब जो ईश्वर में भक्ति जगाता है, अपनी ईश्वर में उसे विश्वास है, तो उसे आस्तिक कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जानने की इच्छा रखने वाला। दोस्तों पहला है ऑप्शन ज्ञानी, दूसरा जिज्ञासा, तीसरा जिज्ञासु, डी जानकार। दोस्तों कभी कभी बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जानने की इच्छा रखने वाला और जानने की इच्छा करने वाला। दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु होता है, इसका ऑप्शन जिज्ञासु सही है। दोस्तों और जानने की इच्छा, किसी में जानने की इच्छा है तो वो जिज्ञासा हो गई। जैसे दोस्तों हम कह दिए कि इस चीज़ में मुझे जानने की इच्छा है तो ये मेरी जिज्ञासा हो गई। अगर दोस्तों उस
चीज को जिसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही वो जिज्ञासु होता है। आपको हम बता दिए दोनों उत्तर कैसे होगा, कंफ्यूज कभी मत होइएगा। जैसे घ नंबर में आता है आपको दो वाक्यों को शुद्ध करने के लिए, 2 नंबर का होता है, आप दो वाक्यों को शुद्ध करेंगे। जैसे कि आपको मैं एक डायरेक्ट एक तीसरा नंबर ही बता दे रहा हूँ, चौथा, कि एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है। दोस्तों ये गलत है, आप जानते हैं एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं, इससे ये गलत है, यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर चीज़ बता रहेंगे। 12 नंबर प्रश्न क नंबर देखेंगे तो वीर अथवा करुण रस के लक्षणों में उदाहरण लिखिए। यमक अलंकार सभी बता देंगे आपको, जो महत्वपूर्ण है। आपको ज़्यादा हम डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, बस इतना ही कहेंगे जो महत्वपूर्ण है बस वही लीजिए, अन्यथा बाकी चीज़ तो सभी आने के लिए तैयार हैं, बस आप वह लीजिए जो बोर्ड एग्जाम के मायने में महत्वपूर्ण है। ग नंबर प्रश्न देखते हैं 24 ये सब आपको हम बता देंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों 13 नंबर आता है आपको पत्र लेखन। दोस्तों पत्र लेखन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कहीं भी आप जाइए तो पत्र लेखन, छुट्टी के लिए, स्कूल के लिए, कचरे साफ करने के लिए, तरह तरह के पत्र लेखन आते रहते हैं। तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप पत्र लिखना नहीं जानते हैं तो हम आपके साथ हैं, आपको हम सब कुछ बताते रहेंगे, इससे आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 14 नंबर में दोस्तों आपको निबंध आएगा, आपको निबंध लिखने के लिए। तो दोस्तों आप निबंध कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको बताएंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, कितने शब्दों में लिखा जाता है, ये सब आपको बताते रहेंगे। और कुछ ऐसे निबंध हम दे भी देंगे आपको कि जो बोर्ड एग्जाम के मायने से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो आना ही आना होता है। दोस्तों आप विश्वास करिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे और ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।